हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, हम लोग ग्रामीण परिवेश के टॉपिक वाइज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ कर रहे हैं और अभी जहाँ तक है, अभी अपना एग्ज़ाम 10 दिन के बाद है। आज जो हमारा टॉपिक चला हुआ है, लेखपाल के कार्य, शब्दावली एवं राजस्व विभाग, इसका दूसरा एवं अंतिम ये भाग है। 40 क्वेश्चन हमने कल किए थे, 40 क्वेश्चन हम लोग आज करने वाले हैं और ये वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको देखने ही चाहिए, जहाँ से फुल ऑन चांसेस हैं कि आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे और आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बिना किसी देरी के हम लोग इसको पढ़ना चालू करते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए, जहाँ एक्सप्लेनेशन की नीड होगी, वहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूँगा। नहीं तो मैं आपको बस सीधे ही उत्तर बता के हम लोग आगे आगे बढ़ जाएँगे। ज़्यादा समय खराब करना राम जी की पाठशाला का स्वभाव ही नहीं है। आप ये आज का पहला प्रश्न है, भू राजस्व अधिनियम 2016 के अंतर्गत किसी डिक्री या आदेश की तारीख से कितने दिन के अंदर अपील की जा सकती है? ठीक है, यदि भू राजस्व अधिनियम 2016 है, उसके अंतर्गत यदि कोई आदेश आता है और आप उस आदेश से क्या वाकया नहीं रखते हैं, आपको वो ठीक नहीं लगता है, आप उससे ऊपर के न्यायालय में, राजस्व न्यायालय में अपील करना चाहते हैं, तो कितने दिन के अंदर कर सकते हैं? तो आप 60 दिन के अंतर्गत अंदर-अंदर उसके विरुद्ध अपील कर सकते हैं, ठीक है? अगला प्रश्न है, भू राजस्व अधिनियम के अंतर्गत लगाए गए जुर्माने को वसूला जा सकता है, गिरफ्तार करके, कुर्की करके, भू राजस्व की भांति या इनमें से कोई नहीं? तो आपको सीधे याद रखना है भू राजस्व की भांति। जिस प्रकार मालगुजारी यानी कर लिया जाता है, भू राजस्व लिया जाता है, उसी प्रकार भू राजस्व अधिनियम के अंतर्गत लगाए गए जुर्माने की वसूली की जा सकती है। अगला प्रश्न है, कृषि वर्ष कब प्रारंभ होता है? तो देखो, आपको मैं बताता हूँ, एक होता है वित्तीय वर्ष, जो आपका 1 अप्रैल को चालू होता है और 31 मार्च को खत्म हो जाता है। उसी प्रकार एक कृषि वर्ष होता है, जो 1 जुलाई को शुरू होता है और 30 जून को ये समाप्त हो जाता है। तो कृषि वर्ष प्रारंभ होता है आपका 1 जुलाई को। अगला प्रश्न है, लेखपाल की नियुक्ति कौन करता है? लेखपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका इसमें उत्तर आ जाएगा राज्य सरकार। अगला प्रश्न है, गांव की सूची के रजिस्टर का पुनरीक्षण कौन करता है? देखो, गांव की सूची का जो रजिस्टर होता है, उसको बनाने वाला व्यक्ति लेखपाल होता है, परंतु पुनरीक्षण यानी कि पुनः निरीक्षण ये कौन करेगा? तो उससे बड़े लेवल का अधिकारी करेगा। तो पटवारी से बड़ा अधिकारी कौन है? राजस्व निरीक्षक, जिसको कानूनगो कहा जाता है। ये इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? क्वेश्चन रिपीट हो गया है, गिरदावरी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि कृषि भूमि है? तो कृषि उद्यान भूमि भी कृषि भूमि है, दुग्ध उद्योग से संबंधित भूमि भी कृषि भूमि में ही आती है, पशु चारागाह संबंधित भूमि भी कृषि भूमि में आती है। यानी कि ये सभी, जो इस तीनों ऑप्शन जो ऊपर वाले हैं, ये सभी कृषि भूमियों के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, गांव में आबादी स्थलों के आवंटन की जांच कौन कर सकता है? तो गांव में जो आबादी स्थल हैं, उनके जो आवंटन है, यदि उनकी जांच की बात आई, तो उसको उसके लिए अधिकृत अधिकारी कौन है? तहसीलदार, वो जांच कर सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण क्षेत्र का जमीनी कर्ता धर्ता होता है? तो ग्रामीण क्षेत्र का जमीनी कर्ता धर्ता लेखपाल होता है। इसको किसानों का प्रशासनिक अधिकारी या गांव का प्रशासनिक अधिकारी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, सहायक कलेक्टर या उप जिलाधिकारी, जिनको सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम कहा जाता है, किसके अधीन कार्य करते हैं? तो कलेक्टर महोदय के अधीन कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, गांव सूची के रजिस्टर का पुनरीक्षण कितने वर्षों के बाद किया जाता है? तो अगर इनके पुनरीक्षण करता कौन है? तो आपका पुनरीक्षण करता है कानून गो यानी राजस्व निरीक्षक, और यदि समय की बात पूछी जाए तो आपको बोल देना है 5 वर्ष के बाद इसका पुनरीक्षण किया जाता है। अगला प्रश्न है, नक्शा, खसरा, खतौनी, इनमें किसी प्रकार की गलती या भूल हो जाए तो उसके सुधार के लिए किसको प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है? नक्शा, जिसको शजरा या शुजरा भी कहते हैं, खसरे में, खतौनी में कोई गलती हो जाए, कोई गड़बड़ हो जाए, तो उसकी सुधार करने के लिए आप तहसीलदार को एक प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, कृषि वर्ष समाप्त कब होता है? अभी बताया
1 जुलाई को शुरू होता है, 30 जून को समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है, किसान बही तैयार करने का निर्देश किसके द्वारा दिया जाता है? तो कलेक्टर महोदय के द्वारा ये निर्देश दिया जाता है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको देखना है और समझना है। अगला प्रश्न है, राजस्व परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राजस्व परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, भू राजस्व, नगर दे, तकावी दे व अन्य सरकारी देयों की वसूली करना राजस्व के किस अनुभाग का हिस्सा है? ठीक है, अनुभाग 1, अनुभाग 3, अनुभाग 7 या अनुभाग 9, इसमें से कौन सा अनुभाग है? तो अनुभाग 7 हो जाएगा, जिसमें भू राजस्व, नहर दे, तकावी दे और अन्य जितने भी प्रकार के दे हैं जो आपको देने हैं, वो अनुभाग 7 के अंतर्गत आपके आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में राज्य जो राजस्व परिषद है, वर्तमान में जो राजस्व परिषद है, उसमें अध्यक्ष, प्रशासनिक एवं न्यायिक सदस्यों की संख्या कितनी है? तो अध्यक्ष तो कितने होंगे? जाहिर सी बात है, 1 होंगे। प्रशासनिक जो सदस्य हैं राजस्व परिषद में, वो हैं आपके कितने? वो हैं आपके 2। कितने हैं दोस्तों? 2 हैं। और न्यायिक सदस्यों की अगर बात की जाए तो न्यायिक सदस्यों की संख्या है 7। तो 1, 2, 7 ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिला स्तर पर शांति बनाए रखने के का उत्तरदायित्व निम्नलिखित किस पे है? तो जाहिर सी बात है, जिलाधिकारी का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य तहसीलदार के अंतर्गत आता है? तो सार्वजनिक भूमि पे यदि अतिक्रमण है तो उससे संबंधित कार्य किसके? तहसीलदार के अंतर्गत आते हैं। और कब्जेदारों की बेदखली करना, ये आता है आपका तहसीलदार का कार्य। भू अभिलेखों का रखरखाव का उत्तरदायित्व नहीं होता है तहसीलदार का। ये केवल और केवल यही 2 काम होते हैं। ए और सी आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो देखो, सबसे छोटा लेखपाल होता है, उससे बड़ा राजस्व निरीक्षक होता है, उससे बड़ा नायब तहसीलदार, उससे बड़ा तहसीलदार होता है। तो पहला ही आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आंशिक अनिवार्य चकबंदी। देखो, एक थी ऐच्छिक चकबंदी। अगर आपसे पूछा जाएगा ऐच्छिक चकबंदी कहाँ पे लागू हुई, तो कल हमने देखा पंजाब में लागू हुई। परंतु आंशिक रूप से अनिवार्य चकबंदी सबसे पहले जहां पर लागू हुई थी वो था आपका एमपी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धारा में चकबंदी हेतु विज्ञप्ति जारी की जाती है? चकबंदी के लिए जो विज्ञापन निकाला जाता है वो कौन सी धारा के अंतर्गत निकाला जाता है? तो धारा 4(1) और 4(3), इन दोनों ही धाराओं के अंतर्गत ये विज्ञापन निकाला जाता है। अगला प्रश्न है, चकबंदी लेखपाल गांव में जाकर किस धारा के अंतर्गत भूचित्रों को संशोधित करता है? ठीक है, भूचित्रों को संशोधित करता है तो धारा 7 के तहत क्या करता है? चकबंदी लेखपाल गांव में जाकर भूचित्रों को संशोधित करता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम कब लागू हुआ? यह क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में अनिवार्य रूप से चकबंदी कब लगाई गई? तो 1954 में। अगला प्रश्न है, राजस्व परिषद में अनुभागों में प्रकोष्ठ की संख्या कितनी है? तो 19 तो अनुभाग है, ये बात मैंने बता रखी थी। और आप देखो 19 कहीं में नहीं है तो एकदम से आपको पता लग जाएगा, 19 भाग और 14 प्रकोष्ठ है। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग को सूचना उपलब्ध कराने संबंधी कार्य किस अनुभाग द्वारा किए जाते हैं? तो वित्त आयोग को यदि सूचना उपलब्ध करवाने का कार्य है तो वह अनुभाग 5 द्वारा किए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय अनुभाग 11 में वर्णित नहीं है? तो बाढ़ की वार्षिक समीक्षा ये भी है, मौसम में कृषि संबंधित रिपोर्टों का संकलन प्रकाशन ये भी है, अग्नि दुर्घटना के कारण हुई क्षति ये भी है, लेखपाल प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना ये नहीं है। तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पूर्णतः अनिवार्य चकबंदी उत्तर प्रदेश में किस वर्ष लागू हुई? तो 1954, ये भी मैंने बताया आपको। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यूपी में बाढ़ के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो गंगा, यमुना, शारदा, ये तीनों की तीनों नदियां यूपी से होकर बहती हैं, जबकि नर्मदा यूपी से होकर नहीं बहती है। ये एमपी और आपके गुजरात से होकर अरब सागर में जाके गिर जाती है। तो नर्मदा का कोई भी यूपी में रोल नहीं है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, यही बाढ़ के लिए जिम्मेदार नहीं। अगला हमारा प्रश्न है, गजेटियर का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो जो वॉल्टर हैमिल्टन है उसको गजेटियर का जन्मदाता माना जाता है। अगला प्रश्न है, इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया पूर्ण रूप से किस वर्ष तैयार हुआ? तो 1881 आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है,
इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया के प्रथम संस्करण में कितने पूरक थे? तो आपको सीधे याद रखना है 9 पूरक थे। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा है बाढ़, कितनी? कौन सी है? बाढ़। क्योंकि सूखा, आगजनी, भूकंप से भी उतना ही भयंकर त्रासदी नहीं होती है जितना बाढ़ से होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बाढ़ प्रभावित कुल क्षेत्र कितना है? उत्तर प्रदेश में, क्षमा चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में बाढ़ प्रभावित कुल क्षेत्रफल कितना है? तो आपको सीधे याद रखना है 73.06 लाख हेक्टेयर भूमि या क्षेत्र आपका बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश जिला गजेटियर विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये है आपका 1957। अगला प्रश्न है, संपूर्ण गजेटियर योजना कब लागू हुई? तो 1980 और 81 में ये संपूर्ण गजेटियर योजना लागू हुई। अगला प्रश्न है, कंप्यूटरीकृत खसरा में खानों की संख्या कितनी होती है? तो मैंने आपको पढ़ाया था कितनी, 46 होती है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार पटवारी इंफॉर्मेशन सिस्टम नामक सॉफ्टवेयर किस वर्ष पारित हुआ? तो 2005 में पारित हुआ। अगला प्रश्न है हमारा, खसरा कितने वर्षों के बाद नवीनीकृत किया जाता है? तो हर साल किया जाता है, प्रत्येक वर्ष। और अगला प्रश्न दिया है सेम इससे रिलेटेड थोड़ा सा, खतौनी कितने वर्षों के बाद नवीनीकृत की जाती है? तो 6 साल के बाद खतौनी नवीनीकृत की जाती है। और आखिरी प्रश्न है, गांव रजिस्टर किस धारा के तहत कलेक्टर द्वारा तैयार करवाई जाती है? तो धारा 31 के तहत कलेक्टर के द्वारा गांव रजिस्टर तैयार करवाया जाता है। तो ये सब आपको याद रखना है और कल से हम योजनाओं को पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज के क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।